30 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रशांत मावानी। दोस्तों, इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज की पहली इम्पोर्टेंट खबर यह है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने भारत का पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBE को लॉन्च किया है। राइट, ये कहाँ पर लॉन्च किया है, ऐसा अगर प्रश्न पूछा जाए तो ये गांधीनगर में जो गिफ्ट सिटी है, गिफ्ट सिटी यानी कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी जो है, तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको लॉन्च किया है। इस IIBE को लॉन्च करते हुए प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा? प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह कहा है कि इंडिया कैन नॉट ओनली इन्फ्लुएंस द गोल्ड प्राइसिंग बट ऑल्सो प्ले ए रोल इन सेटिंग अप द गोल्ड प्राइसेस। कि अब गोल्ड की जो प्राइस है ना, इंटरनेशनल प्राइस, इसको भारत इन्फ्लुएंस कर पाएगा, भारत इस पर अपना एक वजन जो है वो डाल पाएगा, नंबर वन। और इसी के साथ साथ प्राइस को सेट करने में भी एक इम्पोर्टेंट रोल जो है वो भारत प्ले कर पाएगा बिकॉज ऑफ दिस IIBE, दैट इज इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। राइट, इसके साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ने NSE, IFSC, SGX कनेक्ट को भी लॉन्च किया है। गिफ्ट सिटी हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड एज एन इंटीग्रेटेड फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज हब फॉर इंडिया एंड द वर्ल्ड। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह भी कहा कि ये जो गिफ्ट सिटी है, ये हमारे यंगस्टर्स जो हैं उनको एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। सिर्फ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में नहीं, एविएशन, स्पेस, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी हमारे यंगस्टर्स को नई अपॉर्चुनिटी यह गिफ्ट सिटी प्रोवाइड करेगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने शिलान्यास किया है IFSCA यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, जो गिफ्ट सिटी में स्थापित किया जाएगा। हेडक्वार्टर जो है इसका IFSCA का, तो इसका शिलान्यास यानी कि फाउंडेशन स्टोन जो है ये भी प्राइम मिनिस्टर ने रखा। IFSCA will support innovation and become a catalyst for growth opportunities। और इसी के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि फाइनेंस और टेक्नोलॉजी जो है वो अब एक दूसरे के साथ काफ़ी लिंक्ड हो चुके हैं और भारत के पास एज है, एक्सपीरियंस है टेक्नोलॉजी, साइंस और सॉफ्टवेयर में। इसके साथ उन्होंने ये कहा कि अब जो USA, UK, सिंगापुर जैसे देश जो ग्लोबल फाइनेंस को इम्पैक्ट करते हैं, डायरेक्शन देते हैं, तो अब भारत इन देशों को, ये जो एक इन देशों का जो क्लब है एक प्रकार का, तो अब भारत भी इसका पार्ट जो है वो बन चुका है। 42nd कॉन्वोकेशन सेरेमनी ऑफ अन्ना यूनिवर्सिटी, ये चेन्नई में है। राइट, तमिलनाडु राज्य, चेन्नई कैपिटल। और अन्ना यूनिवर्सिटी को एड्रेस किया प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने, उनका 42nd कॉन्वोकेशन डे था। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि भारत के यंगस्टर्स जो हैं उनकी तरफ से भारत नहीं लेकिन अब दुनिया भी एक आशा की नज़र से देख रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ कलाम साहब थे, उनका जो अन्ना यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएशन था, तो उसको भी याद किया। उन्होंने स्वामी विवेकानंद जो हैं, स्वामी विवेकानंद को आज से कुछ 157 ईयर्स पहले पूछा गया था, तब उन्होंने कहा था कि हमारे देश के जो यंगस्टर्स हैं उन पर उनकी पूरी आशा है। और उन्होंने कहा कि नए जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एक लायन की तरह यंगस्टर्स जो हैं वो सॉल्व करने की क्षमता रखते हैं। तो यही बात जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने याद की और कहा कि दुनिया के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अब दुनिया जो है वो भारत के यंगस्टर्स की तरफ देख रही है। इसी के साथ उन्होंने कोविड-19 पेंडेमिक के बारे में बात की और कहा कि एडवर्सिटीज़, जब मुश्किलें आती है तब पता चलता है कि असल में हम कौन हैं। और भारत की बात करें तो भारत ने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ इस पेंडेमिक को फेस किया। हमारे साइंटिस्ट्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और कॉमन मैन ने भी अपना अपना रोल जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया। इसी के साथ FDI के बारे में उन्होंने कहा कि भारत को $83 बिलियन जो हैं वो FDI में मिले हैं। दैट मीन्स के लोग जो हैं वो भारत में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके साथ टेक लेड डिस्ट्रप्शन के ज़माने में उन्होंने कहा कि 3 चीज़ें जो हैं वो भारत के फेवर में हैं। एक है टेस्ट फॉर टेक्नोलॉजी, भारत जो है वो टेक्नोलॉजी को लेकर काफ़ी अच्छा देश है। ट्रस्ट इन रिस्क टेकर्स, के रिस्क टेकर्स भी हमारे यहाँ पर हैं। और टेम्परामेंट फॉर रिफॉर्म्स, ये 3 चीज़ें जो हैं वो इस टेक लेड डिस्ट्रप्शन के ज़माने में काफ़ी
एक इम्पोर्टेंट स्किल या फिर एक हथियार की तरह है हमारे पास। उन्होंने जो स्टूडेंट्स हैं जिनको डिग्री मिले तो उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया और उन्होंने कहा कि ये आपका एक अचीवमेंट है, लेकिन अब आपके एस्पिरेशन के दिन जो है उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को एड्रेस करते मीन्स इसके बारे में बात करते हुए हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने कहा कि NEP 2020 जो है ये सेल्फ रिलायंट, एम्पावर्ड और सिक्योर्ड इंडिया का जो एक पत्थर है, नींव का पत्थर जो है, इसका फाउंडेशन जो है वो रखता है ये NEP 2020। उन्होंने कहा कि 34 इयर्स के बाद भारत को नई एजुकेशन पॉलिसी मिली और ये एजुकेशन पॉलिसी जो है वो भारत को ट्रांसफॉर्म करेगी। उन्होंने एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के 2 साल पूरे हुए तो एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था, तो इसी फंक्शन को एड्रेस कर रहे थे हमारे यूनियन होम मिनिस्टर और उन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को मिलकर इसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ उन्होंने राज्यों को ये कहा कि इसके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्ट्रेटजी जो है वो तैयार कीजिए। मिस्टर शाह ने दूसरे भी ऐसे इनिशिएटिव जो NEP 2020 के तहत इनिशिएटिव्स रखे गए तो उनको भी लॉन्च किया, जिसमें एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और डिजिटल एजुकेशन, इनोवेशन, सिनर्जाइजिंग एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, टीचर ट्रेनिंग, असेसमेंट, बहुत सारी चीज़ों को ऐसे इनिशिएटिव्स भी लॉन्च किए। दोस्तों, अनफॉर्चुनेट एक खबर आ रही है। लास्ट थर्सडे की बात है जब हमारे विंग कमांडर M राणा, जिनकी एज 38 ईयर्स थी, फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वितीय बाल, जिनकी एज 26 थी, इन दोनों का निधन हो गया जब एक ट्विन सीट वाला MiG-21 टाइप 69 ट्रेनर जो है ये क्रैश हुआ राजस्थान में। अब खबर ये आ रही है कि MiG-21 जिनको फ्लाइंग कॉफिन भी कहा जाता है, तो 2025 तक ये जो है इसी सितंबर 2022 से स्टार्ट होगा और 2025 तक ये MiG-21 जो हैं इनको डीकमीशन किया जाएगा। फ़िलहाल हमारी 4 स्क्वाड्रन्स हैं जिसमें MiG-21 का इस्तेमाल होता है और 63 से हमने IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स में इनका इंडक्शन जो है वो स्टार्ट हुआ, लेकिन ये अब प्लेन्स जो हैं ये आउटडेटेड हो चुके हैं। हाई क्रैश रेट है इनका, 400 जितने प्लेन जो हैं इनका क्रैश हुआ है और बहुत सारे 200 से भी ज़्यादा पायलट्स जो हैं और 50 जितने सिविलियंस जो हैं उनकी मृत्यु हो गई है सिंस दे आर इंडक्टेड। और अब धीरे धीरे करके जो दूसरी स्क्वाड्रन्स हैं, उत्तरलाई, सूरतगढ़, नल, तो ये यहाँ से भी आने वाले 3 सालों के अंदर ये MiG-21 को हटाया जाएगा, ख़त्म हो जाएंगे। मीन्स अब इनका इस्तेमाल जो है वो नहीं होगा। सोवियत एरा के MiG-21 हैं और ये सुपरसोनिक इंटरसेप्टर्स थे, राइट, बहुत अच्छे प्लेन थे एक ज़माना था जब इनका, लेकिन अब वो हैं आउटडेटेड हो चुके हैं। हाई कोर्ट तमिलनाडु की जो मद्रास हाई कोर्ट है, तो मद्रास हाई कोर्ट ने आयुष डॉक्टर कैन ऑल्सो प्रैक्टिस एलोपैथी इन तमिलनाडु, ये एक आदेश दिया है और ये एक केस जुड़ा हुआ था, राइट। इस केस में ऐसा था कि जो पुलिस थे उन्होंने एक रेड कंडक्ट की थी, तो जस्टिस RMT टीका रमन जो हैं उन्होंने ये जजमेंट दिया है कि ये जो डॉक्टर्स हैं उनके जो एलोपैथी प्रैक्टिस कर रहे थे, होम्योपैथी डॉक्टर्स, राइट, तो इनके खिलाफ जो एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग है तो इसको कॉश किया है, हटाया गया है। एंड दिस इज़ जस्ट ए वन न्यूज़ आइटम, राइट। अक्टूबर 2017 की बात है जब सैलम पुलिस ने कंडक्ट की थी रेड्स और ये डॉक्टर्स जो हैं तो इनके पास एलोपैथी मेडिसिन और ये सारी चीज़ें सीज़ की थी, तो लेकिन कमिश्नर ने मना किया था कि आप इस प्रकार की चीज़ें ना कीजिए। मीन्स एक सर्कुलर भी इश्यू किया था, तो ये एक हाई कोर्ट का स्टैंड है कि अब मीन्स के ये जो होम्योपैथी और सिद्धा आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी के डॉक्टर्स जो हैं वो सिर्फ एलोपैथी की नहीं, लेकिन एलोपैथी की दवाई भी वो दे पाएंगे। दे कैन प्रैक्टिस एलोपैथी, लेकिन सिर्फ एलोपैथी नहीं, तो ये एक जजमेंट है। फिर SCO की मीटिंग हुई, राइट, और इस SCO यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग को एड्रेस करते हुए हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा कि टेररिज्म के ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए। उन्होंने कहा कि रशिया यूक्रेन वॉर और कोविड-19 की वजह से एनर्जी क्राइसिस और फूड क्राइसिस आई है, तो इसको एड्रेस करने के लिए सभी SCO मेंबर्स को काम करना चाहिए। और यहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी मौजूद थे, लेकिन भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स के बीच में कोई बायलैटरल मीटिंग नहीं हुई।
और एस जयशंकर साहब जो है उन्होंने कहा कि जो नया ख़तरा है हंगर और नए टाइप का टेररिज्म, तो इसको भी एससीओ को फाइट करना चाहिए। चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर और रशियन काउंटर पार्ट जो हैं उन्होंने भी इस मीटिंग में पार्ट लिया और सितंबर में समरकंद में एससीओ की समिट होने वाली है, तो उससे पहले की ये मीटिंग थी। और एस जयशंकर साहब ने कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजिकिस्तान और किर्गिस्तान के जो अपने काउंटर पार्ट्स हैं उनके साथ एक बायलैटरल मीटिंग्स कंडक्ट की थी। ज़ेलेंस्की साहब ओडिशा गए। ओडिशा जो है वहाँ से जो फूड ग्रेन एक्सपोर्ट होने वाले हैं, और हमने इसके बारे में एक एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस में बात की थी कि यूक्रेन का एक मेन ब्लैक सी का पोर्ट है ओडेसा, और रशिया और यूक्रेन के बीच में ये ग्रेन डील हुई है। यूनाइटेड नेशन और एक देश है जिसने ये डील जो है करवाई है। तो बताइए उस देश का नाम क्या है? नेम द कंट्री, राइट। मैंने आपको 3 नाम दिए हैं, एक तो यूएन है, रशिया है ऑफ कोर्स, और यूक्रेन है, और एक देश है जिसने इस मीटिंग में पार्ट लिया था, ये डील करवाई। तो इस देश का नाम क्या है? बाइडन और शी जिनपिंग साहब के बीच में एक मुलाकात हो सकती है, ताइवान को लेकर जो है बातचीत हो सकती है, राइट। और जो नैन्सी पेलोसी है तो ये आने वाले समय में आइलैंड जा सकते हैं, ताइवान जा सकते हैं, तो इसको लेकर चाइना काफ़ी नाराज़ हुआ है। और देखते हैं आगे इसमें क्या होता है, कब इनकी मीटिंग होती है। लेकिन बाइडन ने क्लियरली, ये प्रेसिडेंट बाइडन जो है उन्होंने कहा कि यूएसए का स्टैंड जो है वो यही रहेगा, यूएसए ताइवान की मदद करेगा। असेंबली सिटिंग्स की बात करें तो 2021 में केरला का नंबर 1 आया है, राइट। हमारे देश में सबसे ज़्यादा असेंबली की सिटिंग जो है वो केरला की हुई है, 61 डेज़। और पहले कोविड के टाइम पर इनकी एवरेज काफ़ी ड्रॉप हो गई थी, लेकिन अब सबसे ऊपर आ चुका है केरला। और ओडिशा जो है केरला के बाद 43 सिटिंग्स हैं, कर्नाटका में 40, तमिलनाडु में 34, लेकिन जो एवरेज होनी चाहिए वो काफ़ी ख़राब है, राइट। नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2002 की बात है, उसको फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एम.एन. वेंकट शल्लैया साहब ने ये प्रिस्क्राइब किया था कि जो ऐसे राज्य हैं जिनमें 70 से कम मेंबर्स हैं तो इनको कम से कम 50 दिनों के लिए मिलना चाहिए, और जो बड़े राज्य हैं इनको कम से कम 90 दिनों के लिए मिलना चाहिए, लेकिन ये एवरेज जो है वो फुलफ़िल नहीं हो पा रही है। 2016 में जनवरी में गांधीनगर में प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस टाइम पर भी कहा था कि मिनिमम 1 साल में 60 डेज़ के लिए तो बैठक होनी ही चाहिए, लेकिन एवरेज जो है ये काफ़ी ख़राब है। तो भले ही केरला टॉप पर है, लेकिन नेशनल एवरेज हमारे देश की जो है वो काफ़ी कम है। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।